So it was the part of last lecture as we were discussing about making of constitution. That was really important, and I was discussing about our flag, how we have adopted it, and I was discussing about, I told in last lecture about the story that Gandhi ji told that a British lady, that it is the symbol, chakra is the symbol of our सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भरता है कि हम अपने आप से अपने काम खुद से कर सकते हैं और आगे के लिए ये चीजें अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट एडहॉक कमेटी एंड राजेंद्र प्रसाद वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ दैट और टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ दैट. आफ्टर दैट, बिकॉज इट वॉज द बैकग्राउंड, जो प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पीछे जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करते हैं. मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड, ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेहरू रिपोर्ट. मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेड ऑन 1928. लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो रिपोर्ट में जो भी क्लॉज वगैरह थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, बिकॉज इट वॉज मोर ओवर मोतीलाल नेहरू हैज मेंशन्ड दैट ब्रिटिशर्स विल हेड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स वाई नेहरू जी को ये बात, लाइक जवाहरलाल नेहरू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड ही अपोज्ड दैट रिपोर्ट. सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ. उसके बाद 1929 31 ऑफ दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के पास ही हैज मेंशन्ड अबाउट एंड ही हैज गिवन द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड ये जो स्लोगन दिया था उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को, आफ्टर दैट 26 ऑफ जनवरी 1930 को फिर से वो एक मीटिंग बुलाई गई, एंड उन्होंने 31 ऑफ दिसंबर 1929 को उन्होंने बोला कि हम 26 ऑफ जनवरी 1930 को फिर से मिलेंगे, एंड उसके ऊपर हम काम करेंगे कि हमें पूर्ण स्वराज के लिए जो भी इसकी जो भी योजनाएं होंगी वो सब बनाएंगे. एंड वहां से जो है, इसीलिए जो 26 ऑफ जनवरी का सिग्निफिकेंस है वो इसी वजह से 26 ऑफ जनवरी को डिसाइड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट होगा पूरे देश में वो 26 जनवरी को होगा. इसीलिए बिकॉज 26 नवंबर को चीजें कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, बट जो भी फोर्स में आया था वो 26 जनवरी 1950 को आया था. इसीलिए इतने 2 महीने के लगभग का वेट करना किया और उसके बाद पूरे देश में इसको लागू किया गया था. सो देयर वाज अ केस रिलेटेड टू फ्लैग, एंड इट वाज related to Naveen Jindal versus government of India. Naveen Jindal came from America and he back to India. उन्होंने उसके बाद जब वो वहां से आ रहे थे, he put Indian flag on the side of his car. So उसके बाद उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया. सो आई एम जस्ट मेकिंग इट कट शॉर्ट. सो उनको रास्ते में रोक लिया और उसके बाद उनको बोला गया कि दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस और आप ऐसे झंडे को नहीं लगा सकते. बिकॉज अगर हम 1996 से 1997 की बात करते हैं तो उस टाइम, मतलब उससे पहले जो भी जितने ऑफिशियल्स होते थे उन्हीं को अलाउड होता था, और जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती थी उन्हीं पे झंडा लगाने का जो परमिशन थी उन्हीं पे थी. उसके बाद व्हेन दिस landmark case has came in Supreme Court, or it is related to the freedom of expression and speech, and he fought that case, Naveen Jindal, because उनके अगेंस्ट जो भी FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद जो भी पूरा केस लड़ा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिकॉज कि ये किसी भी इंडियन सिटीजन की अभिव्यक्ति का अधिकार है, एंड वी कैन नॉट लाइक हम उनको इस चीज से रोक नहीं सकते. उसके बाद सारा लाइक जो भी फ्लैग को लेके कोड्स आए, दैट इज फ्लैग कोड 2002 इशूड, एंड फ्लैग होस्ट जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इट. फ्लैग होस्टिंग शुड बी इन एन ओपन प्लेस. फ्लैग जो है हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, उसके I mean नीचे, जैसे आप किसी हॉल वगैरह के अंदर फ्लैग को
नहीं फहरा सकते हो। उसके अलावा फ्लैग कटा फटा नहीं होना चाहिए एंड फ्लैग शुड बी रेस्पेक्टेड। सूर्यास्त के पहले पहले हमेशा फ्लैग को फहराया जाता है। और अगर हम जैसे बात करते हैं कि ओलंपिक वगैरह में जब फ्लैग को फहराया जाता है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज देयर ओन फ्लैग एंड दे हैव देयर कोड्स। सो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उस टाइम पे जो फ्लैग होस्टिंग होती है वहां पे इतनी ज्यादा लाइट होती है कि वो बिल्कुल दिन जैसा लगता है। तो ये लाइक एक्सप्लेन होता है कि हाँ, जो जब भी झंडा फहराया जाएगा तो दिन की तरह पूरी लाइक एरिया में वो लाइट होनी चाहिए कि वो जो कोड है, जो फ्लैग कोड है, वो उसको फॉलो किया जा सके। इफ वी टॉक अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सो इंडिया केम इन इट्स डोमिनियन स्टेटस 1947 में। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कमिटीज की, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट कमिटीज थी उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट था। एंड just quickly like wind up it so that we will discuss and we will enter in very important topics of Lakshmikant. So because this is already mentioned there, so I have just made it in the representative way, major committees or minor committees committees. So अगर हम major committees की बात करते हैं, Union Power Committee, it was handled by Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. And how it has decided, so let me show you this flow chart. It was just represented के थोड़ा easy हो जाता है याद करना। First of all, जितने भी इंडिया के डिसीजन थे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेटेड जितने भी इंडियन डिसीजन थे वो सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेते थे। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट की, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे बांग्लादेश क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था और उसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान, तो उसमें जितने भी लैंड को एक्सचेंज करके एक बांग्लादेश की टेरिटरी को एक सर्टेन एरिया दे दिया गया और पाकिस्तान का जो एरिया बहुत अलग अलग हो रहा था, तो पाकिस्तान से कुछ एरिया एक्सचेंज करके ये सारे जो भी चेंजेस थे लैंड एग्रीमेंट के वो किए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मेनी स्टेट्स विल बी देयर, यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल्स, राइट टू प्रॉपर्टी एटसेट्रा, जितने भी डिसीजंस होते थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में लिए हुए थे। अगर हम बात करते हैं कि जैसे न्यू स्टेट्स बनाना है या फिर किस बेसिस पे बनाना है, रीजनल बेसिस पे या लैंग्वेज बेसिस पे, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैंडल कर रहे थे। बिकॉज आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट हु हैज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो दैट इज लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेट पावर कमेटी and it is also handled by Jawaharlal. This is also handled by Jawaharlal Nehru. If we talk about provincial committees, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिकॉज जो भी 534 रजवाड़े थे उनको एक जगह पर मिलाने का जो काम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के 533 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 565 थे, 564 का जो मिलाने का काम किया गया था यूनियन में या फिर इंडिया में कह सकते हो आप, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और एक अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में लिया था। इसी तरीके से यूनियन ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ एंड इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें से कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से जो आ सकता है बट उससे बाहर नहीं जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्राफ्टिंग कमेटी, इट इज डन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, पंडित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज ऑल्सो नोन फॉर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता था उनको। एंड ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न मनु। ही हैज रिटन द हाउ फॉर एंड जो भी उनको क्यों बोला जाता था, बिकॉज अगर हम मनु की बात करते हैं तो उसमें ऐसा लिखा जाता था कि कौन सा फंक्शन कैसे चलेगा, तो मनु की जो उपाधि उनको दी गई थी, ही हैज रिटन दैट हाउ द इंडिया एंड दैट्स वाई हाउ द इंडिया विल फंक्शन, जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मॉडर्न मनु। सो मॉडर्न मनु इसीलिए उनको बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो उसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कमेटी थी, इट इज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड दैट इज जो भी मेजॉरिटी को, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिक्लेयर किया जाता है, तो माइनॉरिटी को डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बोथ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइडेड माइनॉरिटी। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 दिया हुआ है। सो जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट स्टडिंग कमेटी, इट इज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड उसके अलावा जो भी बाउंड्रीज थी प्रोविंशियल की, तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि 546 जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही मिलाने का काम किया था। एंड एक जो आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, बिकॉज जिन्ना उनके फ्रेंड थे, उसके अलावा अगर बात करते हैं जो बैकग्राउंड था, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो एक पार्ट है उसकी जिम्मेदारी जो है मैं ले लूंगा, बाकी जितने भी अदर एरियाज हैं उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दे दी थी कि इन सारे प्रोविंसेस को आपको स्टेट ऑफ यूनियन बनाना और इंडिया में एक अखंड भारत का निर्माण करना है। सो द किंग आस्क्ड 2 times in Jinnah, but all this behavior Jinnah frustrated by this and threw the paper in dustbin। क्योंकि जब बात आती है, लेट मी शो यू हाउ आई स्टार्टेड विद दैट स्टोरी। बिकॉज क्या हुआ था कि जो पार्टीशन में ना, जिन्ना ने बोला था कि जब उदयपुर की बात आई तो उदयपुर के राजा से जिन्ना आके बोलते हैं कि आप ना उदयपुर को पाकिस्तान में मिला लो, बट इट वाज हिंदू मेजॉरिटी एरिया। तो वहाँ के राजा ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे पाकिस्तान में मिलना चाहिए या फिर मुझे इंडिया में रहना चाहिए। सो ही वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर टू जिन्ना। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बोला, जो उदयपुर के राजा थे, उन्होंने बोला कि आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। इसी बात पे जिन्ना फ्रस्ट्रेट हो गए, एंड देन ही जस्ट टॉर्न द पेपर एंड थ्रो इट टू डस्टबिन। तो वहां पे ही उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल वो होके वो चले जाते हैं वहां से। ये बात उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलती है, वो तुरंत आते हैं वहां से इमीडिएटली। जब जोधपुर पहुंचते हैं, सॉरी दैट वाज जोधपुर, दैट वाज नॉट लाइक द होल राजस्थान एरिया। सो जोधपुर पहुंचते हैं और उसके बाद ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन पे उनसे उनको बहला फुसला के जो भी उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप इंडिया में मिल जाइए, और उसके बाद जितनी भी प्रोटेक्शन और सारी यूनियन ऑफ स्टेट बन जाएगा तो सारी जिम्मेदारी एक अखंड भारत की होगी। सिमिलरली गुजरात की भी बात करते हैं तो वीपी मेनन गए, ही वॉज द IAS ऑफिसर, एंड दैट टाइम बिकॉज दैट वॉज द मुस्लिम रूलर एंड ही वॉज अ डॉग लवर। तो हैदराबाद में जितना भी एरिया था, इट वॉज लाइक द टफेस्ट प्रोसीजर, क्योंकि ये गुजरात भी इजीली वो हो गया था। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी हैदराबाद को मिलाने में, बिकॉज जो हैदराबाद के जो रूलर था, ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द डोमिनेंस ऑफ इंडिया, और उनको अखंड भारत में नहीं मिलना था। बट it was the toughest thing because the Nizam of Hyderabad was not able was not happy to mix or to include their self in India। और उसके बाद इंडिया वर्सेस हैदराबाद एक स्टेट था जो कि 5 दिन का वॉर चला था। उसके बाद निजाम हैज साइंड द एनेक्सेशन लेटर, एंड उसके बाद वो हैदराबाद को भी इंडिया में मिला लिया गया था। सो दीज आर सम पॉइंट्स। जैसे कि अगर हम अभी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आई हैव मेंशन सम पॉइंट्स के इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना। सो लेट मी शो यू। तो जम्मू कश्मीर की स्पेशली बात करते हैं बिकॉज इट वाज इन न्यूज इन 2021, एंड अभी भी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके लिए भी काफी न्यूज में है। सो दैट टाइम इन इफ वी टॉक अबाउट रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, हरी सिंह वॉज द किंग एंड हरी सिंह वॉज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि नेहरू ने नहीं बोला कि उनको प्रेशराइज किया कि आप इंडिया में इंक्लूड हो जाइए। सो हरी सिंह
से जो भी कॉन्वर्जेशन चल रहा था उसमें जिन्ना सेइंग के वो उसमें इंक्लूड हो जाए, तो हरी सिंह बहुत डिस्प्यूटेड उसमें आई मीन डिलेमा में थे कि मुझे भारत में मिल जाना चाहिए या फिर मुझे पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। बट उस टाइम पे क्या होता है कि जो पाकिस्तानी लाइक एरिया से जो भी कबीला होते हैं, कबीलाज ने ना जम्मू कश्मीर एंट्री करते हैं, दे अटैक्ड। उस टाइम पे हरी सिंह को लगता है कि आई थिंक अब उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज दे ही वॉज इन दैट सिचुएशन, ही वॉज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड ही कॉल्ड टू नेहरू कि आप मुझे लाइक आप हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए और अगर आप जो भी बोलेंगे तो हम करने के लिए तैयार। नेहरू उसी टाइम पे ही एक्टेड वेरी स्मार्टली, सो ही asked him to sign the instrument of annexation in और उन्होंने बोला कि आप ये साइन कर देंगे तो मैं लाइक आर्मी भेज देंगे हम लोग एंड वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू बाय ऑल मीन्स। एंड उसी पे ये सारी चीजें हुई। बट जब वो अटैक हुआ कबीलास का तो उसमें कुछ जो पार्ट था वो उन्होंने मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। इसी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं और जो भी बाकी कश्मीर था उसको आजाद कश्मीर बोला जाता है। 1948 की जो बात है, जो नेहरू ने प्लेबिसाइट डिक्लेयर करने की भी बात करी थी इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारा बैकग्राउंड था, बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं मैंने समझाया आपको कि आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो ये आपको और ज्यादा, आई जस्ट गिवन हियर द कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। और 1937 के बारे में भी जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बिकॉज पहले डुअल सिटीजनशिप होता था कश्मीर में। कश्मीर का अपना खुद का फ्लैग था, कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके अलावा अगर विधानसभा की बात करते थे वहां पे 6 साल का टेन्योर होता था विधानसभा का। शरीयत लॉ चलता था वहां पे, जब से आर्टिकल 70 एबॉलिश हुआ है वहां से, सो इट वाज लाइक नॉर्मल। अब वहां पे शरीयत का कोई कानून नहीं चलता, जो सारे अदर यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है वो ही लॉज हैं कि कश्मीर में जो अभी चल रहे हैं। सो अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बात करते हैं, दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इसके बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और कौन से नहीं थे। सो एक बार पूछा था कि गांधी जी का एक ऑप्शन आया था, तो बिकॉज गांधी जी नेवर टेकन पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ही वॉज जस्ट सिटिंग आउटसाइड एंड गाइडिंग द पीपल, गाइडिंग द मीन Nehru and other members also, but he never participated in that as a member. So drafting committee, it is the most important committee, and it was drafting the constitution and set up on August 29, 1947. The task of preparing a draft of the new constitution, it was such a very very tough task, and it consists of 7 members. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of Constituent Assembly, and N. Gopala Swamy Iyengar was the second person. Aladi Krishnan Swamy Iyer was third person. Dr. K.M. Munshi was the fourth person, and Syed Muhammad Sadullah was fifth person. N. Madhavan Rao was sixth person. So sixth one was N. Madhava Rao, and it was like he replaced by B.L. Mittal, and who resigned due to because he was old, and उन्होंने इसीलिए रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया था इनको। T. Krishnamachari, he replaced D.P. Khaitan, who died in 1948. So he was the only person जिनका जो he died during making of the constitution. उसके बाद constitution was published in February 1948, and it has taken 8 months to द पीपल के ये सारे प्रोविजंस हैं। उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो बना था वो फरवरी 1948 में बना था, और जो सेकंड ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1948 में बना था। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था 8 महीने लगे थे, फिर लोगों के सामने उसको प्रेजेंट किया गया, उनके इनपुट्स लिए गए, उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट के लिए उसको रेडी किया। सेकंड ड्राफ्ट 1948 में रेडी हुआ था अक्टूबर में। उसके बाद अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टेकन 2 years 11 months and 18 days, 64 lakh rupees स्पेंड ऑन दैट। और जो इसकी रीडिंग्स थी, टोटल रीडिंग 3 रीडिंग्स में
प्रिपेयर हुआ था। अगर हम फर्स्ट रीडिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेजेंटेड ऑन 4th of November 1948 and it has taken 5 days. It was a general discussion like for 5 days till 9th of November. एंड जो सेकंड बिकॉज जो भी क्लॉज थे जिसपे कुछ टीम मेंबर्स रेडी हुए एक्चुअली, और जो भी अदर कमेटी मेंबर्स थे उसके बाद उस पर डिस्कशन किया गया, जो भी चेंजेस थे सबने अपने अपने सजेशंस दिए, और उसके बाद सेकंड जो ड्राफ्ट रेडी हुआ, जो सेकंड रीडिंग थी उसकी, इट वाज क्लॉज बाय क्लॉज. एवरी point has discussed that is on consideration, and that's why that is started on 15th of November 1948 to 17th of October 1949. If we talk about total 7,653 amendment were proposed. उसमें से जो भी changes actually discuss जो भी हुए, so actually discussed in the assembly, that was 2,473. If we talk about third reading, let me show you third reading. So if we talk about third reading, so 14th of November 1949 moved a motion and the constitution as settled by the assembly be passed and declared passed on 26th of November 1949. जो कि सारे जितने भी क्लॉज थे सबको आप कह सकते हो अमेंड किया गया, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे. उसके बाद जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो 26th of November 1949 को हुआ था, एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो. सो अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, आउट ऑफ 299 मेंबर्स, अगर इनिशियली 299 members of the Constituent Assembly, 284 were actually present that day and signed the Constitution on 26th of November 1949. So this date is mentioned in the preamble. उसमें जो मैंने आपको शो भी किया था preamble, उसमें शो किया गया है 26th of November 1949 we are adopting this Constitution. So उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26th of January 1950, इसका बैकग्राउंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर के 26 जनवरी 1930 को हम फिर से मिलेंगे, और उसकी सिग्निफिकेंस के लिए 26th of January तक का वेट किया गया. नेशनल एंथम वी हैव अडॉप्टेड ऑन 24th of January 1950, जनगण मन, एंड द ड्यूरेशन फॉर नेशनल एंथम इज 52 seconds. अगर हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड ऑन 24th of January 1950, उसका बैकग्राउंड था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज रिटन दैट एंड इट इज टेकन फ्रॉम आनंद मठ, एंड इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, एंड इंडिया हैज ओनली 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वन इज हिंदी एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश. Apart from this, and if we talk about the article of official languages, that is Article 343 and Article 351. Apart from this, if we talk about Constitution is written by Prem Bihari नारायण रायजादा, जो भी मैंने दिखाया था कि उसके जो भी आउटलाइनिंग थी, जो भी डिजाइनिंग थे, वो एक अदर मेंबर कमेटी द्वारा किए गए, बट इट इज लाइक रिटन, हैंड रिटन जो कैलीग्राफी होती है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा की गई. एंड अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज 3 कॉपीज हैं हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ओरिजिनल कॉपी है, दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will jump into the sources of constitution, and then we will start from preamble. Till then, study hard. Thank you so much.